सुनने में आता है इसी नगर पंचायत से ही कि आप किसी के आपने प्रॉमिस किया भैया हमको पैसे दीजिए, आपको हम नौकरी लगवा देंगे, और आपने ना नौकरी लगवाई ना उन्हें पैसे वापस किए। क्या किया? और वो 1857 में सेनाओं और महाराजाओं की लड़ाई 1947 तक आते आते आम जनमानस की लड़ाई हो गई थी। वही सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का था। मोहब्बत हुई कभी कॉलेज लाइफ में या उसके पहले? आप जो आरोप लगाए हैं हम नहीं लगाए, जनता की सुनी हुई बात है, उसे मैं बता रहा हूँ। वो आपके यह देखिए, कोई भी नेता होता है, कोई भी राजनेता होता है, गेहूं बेच के हम घर से नहीं दे सकते थे उसको। हम कहीं एनिवर्सरी 29 फरवरी को है जो 4 साल में एक बार आती है। शख्स हमारे साथ, यहाँ की जनता तो भली बात इन्हें पहचान रही है। राधेश्याम पांडे जी इनका नाम है। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए और थोड़ा सा अपने बारे में जनता को बताइए। देखिए, आपके चैनल अयोध्या भारती के सभी दर्शकों को हमारा सादर नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा इस नवसृजित नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के एक हम भी नगरवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। यही हमारा परिचय है। सुनने में आता है आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, और पढ़ाई क्या हुई? पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम यहीं पे बड़की पंडौली ग्राम है, वहीं हमारी वही जन्मभूमि है, और सिरसियाँ विद्यालय में हमारी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई। शिशुका से लेके इंटर तक यहीं पढ़े। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से बीटेक किए हैं इटावा में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से कंप्यूटर साइंस से हमने बीटेक किया 2008 से 12 तक, और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण भी हुआ। कैंपस सिलेक्शन भी हुआ हमारा नोएडा में इनक्रिप्टोसॉफ्ट में, और उसके बाद इलाहाबाद किसी उसमें आए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की जाएगी, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां इस प्रकार नहीं थी कि लोग और आगे हमारी पढ़ाई चल सके या और तैयारी में सपोर्ट मिल सके। तो हमने वहाँ पे अध्यापन का कार्य कोचिंग खोला और कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। 2016-17 तक हमने उसको चलाया और काफ़ी अच्छा रहा सफ़र वह भी। कि उससे फिर हमको यह महसूस हुआ कि नहीं, ठीक है, एक राजनीति एक सशक्त माध्यम है एक समाज की दशा दिशा बदलने के लिए। इसलिए हमने राजनीति ज्वाइन किया, और हमारे विचार, हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से बखूबी मिलती थी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनना स्वीकार किए। पांडे जी, सॉफ्टवेयर में आपका बोल रहे हैं कैंपस सिलेक्शन हो गया, फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि आप ऐसे पहले मुझे राजनीति मिल रहे हैं, राजनीतिज्ञ बोल रहे कि जो सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन मतलब कंप्यूटर साइंस से करने के बाद अच्छी खासी कंपनी में सिलेक्शन होने के बाद राजनीति में उतरा है। क्या मुद्दा है? किस तरह राजनीति को आप बदलना चाहते हैं? क्योंकि राजनीतिक बोलते हैं कि हाँ ठीक है, भौकाल वाली टाइप में है, या धांसू दिखाए खाती, या पावर में आवे खाती, पावर थोड़ा सा धमकावे खाती, ये खाती सब लोग राजनीति में आते हैं। आपका मुद्दा क्या है? राजनीति में आप क्यों आएंगे? देखिए, परिवर्तन के लिए ही आदमी जो है, जो पारिवारिक उसकी पृष्ठभूमि होती है, जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, उसका परिवर्तन कर सके, इसी के लिए यही मूल उद्देश्य होता है किसी के संघर्ष का, चाहे शिक्षा ग्रहण करने का हो, चाहे वो कार्य करने का हो। तो हम लोगों का भी सबका उद्देश्य है, हर एक युवा का उद्देश्य होता है कि हम अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और बदलेंगे और विकसित होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और विकास करेंगे। उसके लिए ही हम लोगों ने भी उसी प्रकार जैसे सभी युवा शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमने भी मन लगा के पढ़ाई किया। हमको उस समय महसूस हुआ कि नहीं, अगर हम सिविल सर्विसेज में जाते तो बहुत अच्छा कर पाते, बहुत आसानी से ये चीज़ें हम समाज को भी बदल पाते, अपने परिवार भी बदल पाते, और अपनी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि बदल पाते। लेकिन वहाँ पे फिर हमने इलाहाबाद में जब आया तो उस समय जो परिस्थितियाँ थीं कि जब आगे पढ़ाई का चालू नहीं रह पाई, तो हमने अध्यापन का कार्य किया, बच्चों को पढ़ाया, सीसेट पढ़ाया,
हम मैथ के अच्छे टीचर रहे इलाहाबाद में, और उससे होते होते फिर एक यात्रा इस प्रकार महसूस हुई अपने जीवन में कि नहीं, अगर राजनीति से जुड़ के हम समाज को जागरूक करके यह काम करेंगे तो आज अकेले राधेश्याम पांडे कुछ अच्छा अगर समाज के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम एक राजनीतिक व्यक्ति होते, राजनीति में आते, तो हम समाज के हर एक शख्स को जागरूक करके उसी काम को करने के लिए वो प्रेरित कर सकते हैं। राजनीति में आना हमारा सिर्फ इसीलिए यही मकसद है कि समाज सेवा करना, और वह समाज सेवा आर्थिक धन दे के करना, और उसमें हम कुछ अपने श्रम से कुछ करें, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को आप सिर्फ जागरूक कर दीजिए कुछ अच्छा करने के लिए। आपको बताएं कि हम लोगों का एक, आप देखे होंगे कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बहुत अनेक क्रांतिकारी हुए, सभी बहुत महान हैं, किसी का आपस में तुलना करना शायद कि उन लोगों के साथ बेईमानी होगी, लेकिन उसमें एक नाम आता है गांधी जी का। गांधी जी का क्या योगदान रहा, कितना रहा, कहाँ उनके फैसले गलत हुए, कहाँ उनके फैसले अच्छे हुए, ये तो बाद में चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि अगर भारत आज़ाद हुआ तो सिर्फ इस बात से हुआ कि 1857 की जो लड़ाई थी, जो सिर्फ राजाओं महाराजों तक सीमित थी, सेनाओं तक सीमित थी, उसको गांधी जी ने समाज के एक अंतिम व्यक्ति तक ले आए। समाज के हर एक व्यक्ति को यह पता चला कि नहीं, हमें आज़ादी की ज़रूरत है, महसूस कराया उन्होंने कि हाँ आज़ादी की ज़रूरत है। और वो 1857 में सेनाओं और महाराजाओं की लड़ाई 1947 तक आते आते आम जनमानस की लड़ाई हो गई थी। वही सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का था। तो किसी भी नेतृत्व का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान होता है कि समाज को बदलने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ दिया जाए कि हाँ इस प्रकार से बदलाव की ज़रूरत है और आप यह कर सकते हैं। एक आपके पर्सनालिटी के ऊपर आते हैं सीधे। जितने मासूम आप दिखते हैं उतने मासूम हैं, क्योंकि लोगों का आरोप लगता है कि मासूम दिखते हैं लेकिन मासूम है नहीं, बहुत चालाक है, बहुत चतुरी हैं, बहुत लंबी पहुंच वाले हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, चेहरे से हम क्या दिखते हैं क्या नहीं दिखते हैं, यह तो चेहरा ईश्वर का बनाया हुआ है, और उसको उसके पूर्वाग्रह करना उसमें समाज का काम होता है। लेकिन मानसिक रूप से और हमारे कर्म दोनों आप एक समान पाएंगे कि जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं, वही करते हैं। मनसा वाचा कर्मणे में हमारे किसी में अंतर नहीं पाएंगे। और हमारा मानना है कि जहाँ हम सही होते हैं वहाँ पे हमें अड़ना चाहिए, पूरी ऊर्जा के साथ अड़ना चाहिए, और जहाँ पे अगर कहीं हम गलत हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए, वहाँ पीछे हट जाना चाहिए। कॉलेज, अच्छे खासे कॉलेज से आपने पढ़ाई की, अच्छी खासी जगह आप गए कैंपस सिलेक्शन के बाद जॉब करने के लिए। मोहब्बत हुई कभी कॉलेज लाइफ में या उसके पहले? खैर यह तो गैर राजनीतिक प्रश्न है। जीवन, देखिए हम लोग एपिसोड शूट करें जीवन गाथा, उसमें आपकी लाइफ से लेके, आपकी राजनीतिक से लेके, आपसे पढ़ाई से लेके, आपके गुरु से लेके, आपके पारिवारिक ग्राउंड से लेके हर चीज़ें पूछेंगे। आपसे नहीं, हम लोग सबसे पूछते हैं, तो बताइए, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दिक्कत किसमें कोई बात भी नहीं है। देखिए, हम लोग स्कूल में, हम और हमारे जीवन साथी एक ही स्कूल में पढ़े हैं, यहीं सिरसिया विद्यालय में, इसलिए हाँ एक दूसरे से जान पहचान थी, और उसका मतलब तब शायद नहीं बहुत कुछ पता था, लेकिन बाद में उन्हीं से शादी हुई और आज हमारी एक सुखी पारिवारिक लाइफ है। मोहब्बत हुई थी भाभी जी से, कह सकते हैं। अब उसमें आप उस समय आपको नहीं पता था, लेकिन हाँ एक थी, अटैचमेंट थी। नहीं, बिल्कुल हमारी जान पहचान थी, अटैचमेंट था, और बाद में हमारी शादी भी हुई और सुखी पारिवारिक जीवन है हमारा। भाभी जी का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि जहाँ तक एक, अगर आप राजनीति में घुसते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम क्या रात तक भी, कभी आप सुबह जल्दी निकलते होंगे घर से, कभी रात देर तक पहुँचते होंगे। कितनी खुश या नाखुश हैं कि भैया टाइम नहीं दे पा रहे हो, घर को नहीं टाइम दे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, हमें टाइम नहीं दे पा रहे हो? कैसे मैनेजमेंट करता है और कितना साथ रहता है उनका? देखिए, जो भी हमारे जैसे युवा सामाजिक जीवन जी रहे होंगे किसी भी प्रकार से, चाहे राजनीतिक या अन्य भी तमाम प्रकार के सामाजिक जीवन है, उनको यह महसूस करना पड़ता है और यह मानना ही पड़ जाता है कि पूरा समाज हमारा परिवार है। उसमें जितना संघर्ष हमारा होता, उससे कहीं ज़्यादा संघर्ष जीवन साथी का होता है।
तो इसके लिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका सहयोग नहीं मिल पाता तो शायद हम समाज के लिए कुछ कर भी नहीं पाते। तो उनका संघर्ष ज़रूर मिलता है, उनको भी संघर्ष करना पड़ता है, शायद हमसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है और अपनी खुशियों को, अपने ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ता है कि नहीं पहले समाज देखा जाए, और पूरा समाज हमारा परिवार है, यही मान के चलते हैं और यह है भी। राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं आप? क्योंकि जैसे एक बोलते हैं आइडियल देख के आदमी सोचता हाँ हम इस तरह बने, इनकी तरह बने, या गवर्नमेंट जॉब में हो जाए, डॉक्टर या जो सिविल सर्वेंट है, नेता में भी हो जाए, तो राजनीतिक गुरु आप किसे मानते हैं? देखिए, आपको बताएं कि हम व्यक्ति को महत्व नहीं देते हैं, हम विचारधारा को महत्व देते हैं। तो जो भी जिसके अंदर जो अच्छा दिख जाता है हम उससे ज़रूर ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए किसी एक के बारे में बता देना कि नहीं उनके पद चिन्हों पर हम चलते हैं, यह बाकी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जन्मदिन कब आता है आपका? हमारा जन्मदिन 5 मार्च को है। एनिवर्सरी 29 फरवरी को है, जो 4 साल में एक बार आती है। भाभी जी कितना गुस्सा आते हैं कि भैया एक बार शादी, मतलब शादी तो एक ही बार होती है, शादी हुई है और 4 साल में एक बार आती है, गिफ्ट हमारा 4 साल में एक बार मिलता है। कैसे मैनेज करते हैं? भूले हैं कि नहीं कभी? नहीं, भूलने के लायक हमारा है ही नहीं है, 4 साल में एक बार आता है और ठीक है, अब जो है तो है ही है। वो हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, जिस दिन लगन मिली जिस दिन घर वाले चाहे उस दिन शादी हुई। लेकिन हाँ, एक अजीब संयोग बना कि 4 साल में एक बार हमारी एनिवर्सरी। खर्चा बच जा रहा है आपका अच्छा खासा एनिवर्सरी का। बिल्कुल बिल्कुल। एक आरोप लग रहा है, अब वो आप बताएंगे, आपके द्वारा चूल्हा वितरण किया जा रहा है। कुछ लोगों का आरोप है कि आप कहीं से सेटिंग करके लोगों को लुभाने की कोशिश करें कि वोट हमें दें। आप किसे दे रहे हैं उसका डाटा मेंटेन कर लेके आधार कार्ड की कॉपी रखने की, भैया आपके यहाँ घर पहुँच गए, उसके लिए हम एक सेफ्टी के लिए रखते हैं कि आपके यहाँ पहुँच गए, फिर आपको दोबारा कोई लाभ आएगा तो मैं दूंगा। लोगों का आरोप है कि आप उनके आधार कार्ड से पैसा निकाल लेंगे या उन्हें लुभाने के वोट लेने के लिए दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमने कोई ज़रूरी इसमें नहीं किया था कि नहीं आधार कार्ड ही लिया जाए। हाँ, राशन कार्ड के लिए देखिए पूरे नगर पंचायत में 4700-4800 परिवार हैं और हमने जो चूल्हा मंगाया वो 5700 चूल्हे लगभग मंगाए। तो हर परिवार पीछे एक चूल्हा तो पहुंच जाएगा अगर ईमानदारी से सबको एक एक चूल्हा दिया जाए और सब लोग ईमानदारी से लें तो। लेकिन उसके लिए एक राशन कार्ड लिया गया कि हम पूरे 4700-4800 को डिसाइड करना परिवारों को कि हर परिवार में एक चूल्हा पहुँचे। राशन कार्ड की कहा गया कि राशन कार्ड बहुत लोगों के पास नहीं था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि राशन कार्ड नहीं था, तो इसलिए उनसे आधार कार्ड ले लिया गया या वोटर आईडी ले लिया गया। कुछ लोगों को जिनको हम व्यक्तिगत जानते थे उनसे वह भी नहीं लिया गया। और वह एक जो एनजीओ के माध्यम से आया था चूल्हा, उनकी भी एक प्राथमिकता थी कि हमको कोई एक पहचान पत्र चाहिए कि हमने एक किसको दिया है, चूल्हा किसको दिया है। और यह देखिए, कोई भी नेता होता है, कोई भी राजनेता होता है, गेहूं बेच के हम घर से नहीं दे सकते थे उसको। हम कहीं न कहीं किसी न किसी मत से उसको लेके आए, तो हम काम किए उस पर। लोगों को यह देखना चाहिए था, लेकिन जो विरोधी थे उसमें तमाम चीज़ें निकालने लगे। एक यहाँ तक कि आपको एक मजाक सूझेगा, फेसबुक पे एक हमें उत्तर मिला कि भैया आप चूल्हा बांट दे रहे हैं, एक गरीब जनता गैस कहाँ से ले आएगी। तो हमने उनको तत्क्षण जवाब दिया कि नहीं भैया, आपकी बात का हम ख्याल रखते हैं, इसीलिए हम गैस वाला चूल्हा नहीं दे रहे हैं, हम लकड़ी वाला चूल्हा दे रहे हैं कि हमारे यहाँ लकड़ी पर्याप्त है। जिस समय ग्रामीण अंचल में हम लोग निवास करते हैं, लकड़ी पर्याप्त है। कम लकड़ी में 1/4 लकड़ी में बढ़िया से अच्छा सा धुआं रहित खाना बन जाएगा, राख रहित खाना बन जाएगा। राख नीचे झड़ जाती है, धुआं नहीं होता है। माताओं, गरीबों, बहनों की हमारे धुएं से आँख नहीं खराब होगी और लकड़ी की भी कम खर्च होगी। 1/4 लकड़ी में खाना बन जा रहा है। और उससे जो भी उसमें पेपर लिया गया, डॉक्यूमेंट जिनसे लिया गया, वह सिर्फ इस पहचान के लिए लिया गया कि हम किसको दे रहे हैं, और दूसरा इसलिए लिया गया कि एक परिवार में ताकि एक पहुँचे, ताकि सबको मिल सके। किसी के घर 4 पहुँच जाए, किसी के घर 1 पहुँच जाए, ये ना हो। बाकी उससे न तो कोई
उसका मिसयूज अभी तक हुआ है न तो संभव है। जो भी अगर टेक्निकल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होकर ये बात कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ पहचान पत्र लेने से उनके खाते से पैसा निकल जाएगा, यह तो खुद भी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं और दिग्भ्रामक बातें करके जनता को परेशान कर रहे हैं। एक और आरोप लगाने जा रहे हैं पांडे जी। बिल्कुल। सुनने में आता है इसी नगर पंचायत से ही कि आप किसी किसी के आपने प्रॉमिस किया भैया हमको पैसे दीजिए, आपको हम नौकरी लगवा देंगे, और आपने ना नौकरी लगवाई ना उन्हें पैसे वापस किए। क्या कहेंगे? आप जो आरोप लगाए हैं हम नहीं लगाए, जनता की सुनी हुई बात है, उसे मैं बता रहा हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे कैसे रिप्लाई करते हैं। नहीं, जो भी यह आरोप लगा है आपके बता रहे हैं, यह एक प्रकार से कानूनन अपराध होता है। आपको भी पता होगा यह कानूनन अपराध होता है। और आपको बता दें कि पिछले जब से हम सामाजिक जीवन में हैं तब से जब आप राजनीतिक जीवन में आते हैं तो राजनीतिक विरोधी उसी दिन से आपके हो जाते हैं। और अगर हमारे राजनीतिक करियर में इस प्रकार के कोई एक भी मुकदमा नहीं है, एक भी सिंगल मुकदमा या सिंगल एनसीआर, सिंगल एफआईआर इस प्रकार की आप नहीं बता सकते हैं कि किसी के द्वारा किया गया हो, तो सिर्फ हवा में तैरते हुए आरोप लगा देना इस प्रकार के, यह हमें लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। खैर, ये लोगों का आरोप राजनेताओं पे तो आरोप लगते रहते हैं, और कभी आगे बढ़ेंगे तो और आरोप लगते रहेंगे। चुनाव पे आते हैं। दिसंबर में चुनाव होने वाला था, दिसंबर जनवरी में गर्म माहौल था। चुनाव टलते हुए जा रहा है, लोग बोल रहे हैं गर्मी में मई जून या होगा अप्रैल मई जून में। माहौल शांत हो गया। आप शांत बैठे हैं कि आप जनता के लिए वैसे ही कार्य कर रहे हैं? देखिए, चुनाव एक उत्सव होता है और वो अपने समय से होगा, जब भी होना होगा तब होगा। लेकिन हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में चुनाव की परिस्थितियां भले बदलती रहें, इस आरक्षण आया, सीट आई, सीट बदली, फिर हाई कोर्ट का उसमें निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट मामला गया, मामला लटका, चुनाव टला, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारे मनसा वाचा कर्मणा में कहीं पे भी अंतर आप नहीं पाएंगे, रत्ती भर भी फर्क नहीं पाएंगे कि हम पहले कैसे रहते थे, अब कैसे हो गए हैं या आगे कैसे हो जाएंगे। चुनाव क्या हो गया होता, हम उन प्रत्याशियों से पूछना चाहते हैं कि जैसे आप शटर बंद कर दिए चुनाव टलते ही, क्या चुनाव हो गया होता फिर भी तो भी आप शटर बंद कर देते? इसका मतलब अरे चुनाव के बाद भी हमको यही करना है जो आज हम कर रहे हैं, तो चुनाव आज हो चाहे 2 महीने बाद हो चाहे 4 महीने बाद हो, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, बात आपने सही की। हमने भी देखा है क्योंकि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं। जनरल सीट सुनने में आ रही थी, काफ़ी प्रत्याशी उतरे। ओबीसी महिला सीट हुई, आधे से ज़्यादा लोग गायब हो गए। फिर सुनने में आ रहा कि जनरल सीट हो जाएगी, फिर नए नए प्रत्याशी उभर के आ रहे हैं। कितने देखते हैं कि आपको कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके विरोधी भी होंगे। विरोधी का मतलब उन्हें भी वोट कुछ जाएंगे, कुछ आपके वोट कटेंगे, या जो भी कहिए। कितनी दिक्कतों का सामना करना, या क्या रणनीति रहेगी आपकी जीतने के लिए? देखिए, कुछ राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक सिर्फ महत्वाकांक्षा रखते हैं, उनको और उनके बहुत ही सगे संबंधियों को छोड़कर पूरी नगर पंचायत की जनता यह स्वीकार कर रही है कि राधेश्याम पांडे और उनकी टीम उनकी किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उनके साथ है और उनका सहयोग कर पा रही है, सक्षम है सहयोग करने में। तो वह कहीं न कहीं मान चुके हैं कि अगर इस नगर पंचायत का नेतृत्व योग्य और सक्षम हाथों में इस राधेश्याम पांडे या उनकी टीम के पास पहुंचता है, जाता है, तो वह इस नगर पंचायत के लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोग इसको अधिकार के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो यह जनता मान चुकी है। उसमें बाकी जो राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षा रखते हैं उनका स्वागत है, वो लोग आएँ, अपना चुनाव में भाग लें, किसी न किसी रूप में भाग लें, उनका स्वागत है। वो भी अपना आजमाएं और समाज के लिए अच्छा काम करें। उनके लिए भी हम एक अपील है उनसे कि आप राजनीतिक विरोधी, राजनीतिक विचारधारा से हमारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जहां समाज के हित की बात आ जाए, सामाजिक किसी अच्छे मुद्दे की बात आ जाए, वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करें। हम लोग मिलकर राजे सुल्तानपुर बदलेंगे। राजे सुल्तानपुर को बदलने में के लिए सिर्फ राधेश्याम काफ़ी नहीं है, आपकी भी भूमिका है कि जहाँ हमारे कदम डगमगाते दिखें, आप बिल्कुल हमारा विरोध करिए, हमको सही रास्ते पर आप ले आइए। भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, बसपा और सपा पे क्या कहना चाहेंगे? किस तरह उन्हें देखते हैं, बसपा और सपा पार्टी को?
देखिए, पिछले कुछ वर्षों का शासन उत्तर प्रदेश का, बसपा और सपा दोनों लोग बराबरी से एक बार वो खा लेते थे, एक बार वो खा लेते थे, और यह पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता का लाभ ली हैं। अगर ये ईमानदारी से काम की होती तो इस समय ये हाशिए पर नहीं रहती। दोनों पार्टियों की राजनीति पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। जनता पूरी तरह समझ चुकी है, जनता पूरी तरह नकार चुकी है। तो उस पर जो जनता की राय है वही हमारी भी राय है। जनता की राय आप देख रहे हैं। आने वाले 10-15 सालों में आप अपनी राजनीतिक करियर कहाँ तक देखते हैं? चेयरमैन तक ही सीमित रहेंगे कि आगे और आप अपना राजनीतिक करियर और बड़ा देखते हैं? देखिए, फिलहाल हमारा राजनीतिक करियर और चेयरमैन या आगे का पद ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कर्म करने में और वर्तमान जीने में विश्वास रखते हैं, और वर्तमान में एक छोटा सा सपना यहाँ के तमाम युवाओं की तरह हम भी देखे हैं कि जो भी राजनीतिक मुख्य धारा है वह राजे सुल्तानपुर उससे जुड़ जाए। राजे सुल्तानपुर भी प्रदेश की सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायतों में से एक हो जाए। राजे सुल्तानपुर भी एहसास करे कि जैसे पूरे प्रदेश में एक संवेदनशील सरकार विकास कर रही है, उसके छींटे राजे सुल्तानपुर तक आएँ। दिक्कत यह है कि हम लोग इतने क्षितिज पे हैं, और इस प्रकार की स्थानीय अधिकारियों की और स्थानीय नेताओं की उदासीनता के कारण हम लोग इस प्रकार से राजनीतिक रूप से अछूत हो गए हैं पूरा राजे सुल्तानपुर कि विकास के छींटे यहाँ तक नहीं आते हैं। यहाँ लगभग हम लोग 72 किलोमीटर दूर अपने मुख्यालय से रहते हैं। यहाँ कोई आज तक बस अड्डा नहीं बना, कोई खेल का मैदान यहाँ तक नहीं बना, कोई विकास की योजना आती है तो घिसी पिटी जो बच जाती है वो राजे सुल्तानपुर तक पहुँचती है, जो अधिकारियों के चालबाजी से बच जाती है। उनकी उदासीनता के कारण थोड़ी बहुत रिस्क आ जाता है, वहाँ तक आ जाता है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने समाज को, अपने राजे सुल्तानपुर को इस प्रकार जागरूक करेंगे कि जो भी योजना आए लखनऊ से ज्यों की त्यों चले प्रदेश सरकार की, और ज्यों की त्यों यहाँ तक पहुँचे, और समाज की विकास जो हो रहा है। प्रदेश इतनी संवेदनशील सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके विकास के हर एक पहलू यहाँ तक आए, यहाँ भी विकास हो। अब छोड़िए पांडे जी, राजनीतिक छोड़ते हैं, थोड़ा सा आपके लाइफ पे आते हैं, क्योंकि हमारा एपिसोड ही जीवन का था। ज़िंदगी के बारे में क्या बताएंगे आप अपनी? क्या आपकी ज़िंदगी क्या ऑब्जर्वेशन रहा? कितनी दिक्कतों का सामना आपने किया, यहाँ तक पहुँचे, स्टेबल यहाँ तक हुए आप, ठीक ठाक आपने मुकाम हासिल किया समाज के बीच में। आर्थिक रूप से भी आपने बोला, इंटरव्यू में बोला पहले कि दिक्कतें थी, इस वजह से हम पढ़ाई आगे तैयारी नहीं कर पाए। क्या कहेंगे इसके बारे में, संघर्ष के बारे में, सफलता के बारे में, जो आप अपने जीवन के? देखिए, हर एक युवा को संघर्ष करना चाहिए, और अगर संघर्ष में बाधाएं आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। अगर बाधाएं न मिलें, मार्ग बहुत सुगम हो सकता है फिसलन भरी हो, कहीं आपके कदम डगमगा रहे हों, लेकिन अगर संघर्ष मिल रहा, बाधाएं आ रही तो उससे बिल्कुल भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। बिना संघर्ष किए कुछ मिलता नहीं है। परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको संघर्ष करना चाहिए, और हमेशा नियत आप सही रखिए। हो सकता है कि नीतियाँ किसी को पसंद ना आए, लेकिन अगर नियत सही है तो सबको पसंद आएगी। गरीबी थी परिवार में? एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से हम हैं। उसे गरीबी के बारे में क्या है? क्योंकि लोगों का नहीं, सबका मानना गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी क्या बोलेंगे आप? क्योंकि मध्यम परिवार का मतलब बस हाँ जी खा रहे हैं, बस जी खा रहे हैं और कुछ नहीं। गरीबी क्या बोलेंगे? देखिए, एक बच्चा अगर गरीब परिवार में पैदा होता है उसमें कोई दोष नहीं होता है, लेकिन अगर गरीब होकर मर जाता है तो कहीं न कहीं उसका दोष होता है कि उसने संघर्ष नहीं किया। अंतिम प्रश्न, दर्शकों को, आपके चाहने वालों को, नगर पंचायत के वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने सभी सम्मानित नगरवासियों को से यही अपील है कि यह राजे सुल्तानपुर जो नगर पंचायत बना है शासन की मंशा से, इसके विकास में, इसको स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाने में अपना भरपूर योगदान दीजिए, ताकि हम सभी
युवाओं का यह सपना साकार हो सके कि राज्य सुल्तानपुर सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत है। हम अपने सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि अपनी पूरी ऊर्जा को राज्य सुल्तानपुर को विकसित बनाने के लिए लगाइए। देखिए, अयोध्या भारती चैनल जो है, इसके सभी एपिसोड लगभग हमने देखे हैं, और जिसमें आपके निष्पक्ष और निर्भीक जो सवाल होते हैं हमें पसंद आते हैं। और हम आपके सभी दर्शकों से एक बार कहते हैं कि अगर यह वीडियो आप तक पहुंच रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आप मनोबल बढ़ा सकें। और आप ही जो है दर्शक ही किसी चैनल की कमाई होते हैं, तो इनकी असली कमाई आप लोग हैं। आप खुद भी इनसे जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। ऐसे नए नए व्यक्तित्व के साथ, और जो अच्छे समाज में कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे अनेक नए व्यक्तियों से आपको मिलाते रहेंगे। देखते रहिए अयोध्या भारती। धन्यवाद।